हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आज संडे स्पेशल आप लोग के लिए थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज संडे है, मौज मस्ती का दिन है, नहाना धोना फ्रेश करना है। स्टूडेंट का काम होता है पढ़ाई करना। आप लोग लगातार पढ़ाई करते रहिए। आज घूमिए फिरिए, लेकिन सबसे पहले पढ़ाई कीजिए, उसके बाद घूमिए। तो आज आप लोग के लिए स्पेशल एक क्लास लेकर आए हैं। इतिहास में मगध साम्राज्य के बारे में हम लोग जानेंगे। इतिहास जब हम लोग देखते हैं तो इतिहास के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है, भारतीय इतिहास में हम लोग आदि मानव के बारे में पढ़ते हैं, फिर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो वैदिक सभ्यता खत्म कीजिएगा तो जैन धर्म बौद्ध का उदय होता है, जो जो नया दो धर्म रहता है छठी शताब्दी के आसपास में। और महाजनपद का निर्माण होता है, और महाजनपद जिसमें 16 महाजनपद रहता है, उन्हीं में से एक मगध सबसे शक्तिशाली रहता है। आज हम लोग उसी का थ्योरी क्लास और साथ ही एमसीक्यू भी करेंगे। आप लोग कोशिश कीजिएगा ध्यान से पढ़ने का, और लास्ट में जो क्वेश्चन करेंगे उसका सही सही आंसर दीजिएगा, और लास्ट में कमेंट कमेंट कीजिएगा कि कितना आप सही कर पाए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टाइम को हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे। मगध साम्राज्य जानिए क्या है, मगध साम्राज्य का संपूर्ण इतिहास। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू देखिए। सबसे पहले पहला पॉइंट, मगध साम्राज्य के प्रमुख वंश एवं उनके शासन। कहने का अर्थ है मगध में कौन कौन से राजवंश शासन किया था उसके बारे में आपको जानकारी करना है, उसके बारे में आपको पढ़ना है, जो एग्जाम में पूछता है। तो मगध साम्राज्य में शासन करने वाले प्रमुख वंश देखिए, उसने बहुत सारा किया है, लेकिन एग्जाम में जब पूछता है तो आपसे तीन ही वंश के बारे में पूछा जाता है। कौन कौन है गुरुजी? तो ये तीनों को आप लोग याद कर लीजिए। देखिए सबसे पहला कौन है? हरियंक वंश। दूसरा कौन है? शिशुनाग वंश। तीसरा कौन है? अब देख पा रहे होंगे, नंद वंश। तो ये तीनों को हम लोग मगध का वंश मानते हैं। इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य आ जाते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि मगध में राज करने वाले कितने वंश थे, तो यहाँ पे तीन ही जवाब देना है। चंद्रगुप्त, उधर बहुत सारा वंश आता है, लेकिन ये तीन को माना गया है। तो चलिए हम लोग चंद्रगुप्त सब के बारे में देखेंगे, मौर्य साम्राज्य के बारे में, लेकिन पहले हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सभी को याद हो गया? यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, याद करना है कौन? हरियंक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक करके सबको हम लोग देखेंगे। इसमें आज है परिचय टाइप से, इसमें डिटेल नहीं पढ़ेंगे। इसका क्लास हम लोग बाद में जबरदस्त टाइप से लाएंगे। आज का भी यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा वंश है? हर्यक वंश है। 544 ईस्वी से लेके, सॉरी 544 ईसा पूर्व से लेके 412 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल चलता है। मगध में पहला महत्वपूर्ण और शक्तिशाली वंश हर्यक वंश था। हर्यक वंश में चार प्रमुख शासकों ने शासन किया। इसके बारे में हम लोग नीचे विस्तार से देखेंगे। देखिए कितने वंश ने किया है, यहाँ चार गो वंश लोग करते हैं। अब कौन कौन है? जैसे सबसे पहले है हर्यक वंश में आता है बिंबिसार आता है, उसका बेटा अजातशत्रु आ जाता है, उसका बेटा उदयन आएगा, उसका बेटा फिर नागदशक रहता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। आप लोग ध्यान से नोट करते जाइएगा ताकि आपका दिक्कत ना हो। जो 15 क्वेश्चन लास्ट में एमसीक्यू लाएंगे, देखिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, किस प्रकार आप सही कर पाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक करके हम लोग सभी के बारे में देखेंगे। ये है राजा बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश का स्थापना करते हैं, संस्थापक रहते हैं। चलिए बिंबिसार के बारे में हम लोग देखते हैं। बिंबिसार बिंबिसार हर्यक वंश का पहला शासक था, जो केवल 15 वर्षों की आयु में मगध का शासक बना। यानी मात्र कितना उम्र में? 15 साल का रहता है और मगध का शासक बन जाता है, वहाँ का शासन करने वाला बन जाता है। और लगभग कितना साल तक? 52 साल तक शासन करता है गद्दी में रह के। बिंबिसार को महावीर का प्रशंसक भी कहा जाता है, मतलब उसको मानने वाला। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान कई उपलब्धियां हासिल की थी। यानी बहुत सारा ये उपलब्धियां हासिल करती है। हर्यक वंश का ये बहुत ही मजबूत शासक, शक्तिशाली शासक रहता है, ध्यान रखिएगा। कौन? बिंबिसार। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये हर्यक वंश का संस्थापक रहता है, उसका स्थापना करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसका बेटा, जिसको आप लोग जानते हैं कौन है? अजातशत्रु। अजातशत्रु देखिए 492 ईसा पूर्व से लेके अजातशत्रु, जिसे क्या कुनिक भी बोला जाता है, ये वाला एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। कहा जाता है उसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा। देखिए राजगद्दी प्राप्त करने के लिए, शासन व्यवस्था अपने हाथ में लेने के लिए अपना पिता का ही हत्या कर दिया। कौन किया? बिंबिसार। देखिए अपना पिता का हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था, ध्यान रखिएगा। अपने 32 साल के शासनकाल के दौरान अजातशत्रु ने कौशल और वैशाली, ये दो को जो राज रहता है उसको ये अपने में मिला लेता है, उसको जीत लेता है। तो चलिए अगला आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए अजातशत्रु का जो बेटा रहता है उसका नाम रहता है उदयन। उदयन अजातशत्रु का पुत्र था, जिसने 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या, जिस प्रकार अजातशत्रु अपने पापा बोले तो अपना पिताजी कौन, बिंबिसार का हत्या किया था, उसी प्रकार उदयन भी अपने पिताजी जो अजातशत्रु रहता उसका हत्या कर देता है। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया, जो कि पाटलिपुत्र हम लोग वर्तमान में देखते हैं, पटना नाम देखते हैं उसका, कौन करते हैं उसका, उदयन के द्वारा किया जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। जिसको पहले किस नाम से जाना जाता था, पहले इसको कुसुमपुर या कुसुमपुरा भी लिखा हुआ रहता है, नाम से जाना जाता है। उसे अपने राज्य की राजधानी भी बनाई। देखिए राज्य का राजधानी चेंज कर दिया, कहाँ ले गया, ये ले गया पटना बोलिए, पाटलिपुत्र बोलिए, वहीं इसको ले गए। चलिए आगे देखिए, राजधानी बनाई। अवंती के राजा पालका के आदेश पर उदयन की हत्या कर दिया गया। पालकी के जो राजा रहते हैं उसके आदेश पे इसका हत्या हो जाता है। अब इसका बेटा देखिए नागदशक, यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ क्वेश्चन फंसाने वाला रहता है। नागदशक कहीं कहीं दर्शक भी लिखा रहता है। नागदशक उदयन का पुत्र था और हर्यक वंश का अंतिम राजा रहता है। 412 ईस्वी में, सॉरी 412 ईसा पूर्व में नागदशक के अमात्य, अमात्य क्या होता है गुरुजी, अमात्य कहने का सेना नायक होता है। यानी उस जैसे हम लोग बाहुबली मूवी देखते हैं तो वहाँ पे भलाल देव रहता है और बाहुबली, तो वहाँ पे राजा बनने का कंपटीशन रहता है, तो भलाल देव का राजा बनता है, तो जो सेना नायक बनते हैं बाहुबली, उसी को बोला जाता है अमात्य। तो ध्यान रखिएगा ये वाला पॉइंट को, एग्जाम में पूछता है। तो किसका अमात्य था ये, हर्यक वंश के हर्यक वंश के जो अंतिम राजा रहता है नागदशक, उसी का अमात्य रहते हैं कौन, नाग, शिशु नाग रहते हैं, और वही इसका हत्या कर देते हैं और एक नया वंश का यहाँ स्थापना कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे। चलिए आगे बोलते हैं शिशुनाग, शिशुनाग वंश का। तो अगला शासक, अगला राजा आपका कौन सा आ जाएगा, नागवंश आ जाएगा बोलिए, या शिशुनाग वंश बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। कब से कब तक चलता है गुरुजी, 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहता है। मगध में दूसरा महत्वपूर्ण शासक रहता है। पहला तो आप लोग देख लिए हर्यक वंश, उसके बाद में आ गया ये शिशुनाग वंश रहता है। शिशुनाग वंश में दो मुख्य शासक है, जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, दोनों के बारे में। पहला कौन है, पहला में आप लोग देख पाएंगे जो कि शिशुनाग है, यही संस्थापक भी रहते हैं, स्थापना करते हैं इस वंश का। शिशुनाग ने हर्यक वंश में के अंतिम शासक कौन रहता है, नागदशक की हत्या कर मगध की राजगद्दी पर बैठता है, यानी स्थापना करता है या नया वंश का संस्थापक कर देते हैं। शिशुनाग के शासन के दौरान मगध की राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ये अपना राजधानी कहाँ बना लिया, पाटलिपुत्र, क्योंकि हम लोग देखे थे उदयन भी पाटलिपुत्र ले गए थे, जो शहर था स्थापना किए थे। चेंज कर देते हैं, पाटलिपुत्र रहता है उसका रहता है उदयन का, तो वहां से कहाँ ले जाते हैं, वैशाली कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे वैशाली ले जाते हैं। शिशुनाग ने करीब 18 वर्ष यानी 412 से लेकर 394 ईसा पूर्व तक ये शासन करते हैं, शासन में बैठे रहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका जो पुत्र रहते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसका पुत्र कौन रहते हैं, कालाशोक, जो कि बहुत फेमस रहते हैं। इसी के काल में बहुत संगीत होता है, सेकेंड वाला आप लोग देखिए, देखे होंगे, आगे भी देखेंगे हम लोग। कालाशोक जिसको हम लोग बोला जाता है काक वर्ण भी बोला जाता है। शिशुनाग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कालाशोक ने मगध की राजगद्दी संभाली और करीब 28 वर्ष यानी 94 ईसा पूर्व से लेके 366 ईसा पूर्व तक शासन किया। इस दौरान इसने पाटलिपुत्र को पुनः साम्राज्य की राजधानी बनाई। ये वापस ले जाता है कहा, पाटलिपुत्र, लेकिन इसका जो पिताजी रहते हैं वो चेंज करके वैशाली ले जाते हैं, तो ये फिर से पाटलिपुत्र ले जाते हैं, यहाँ समझिएगा। फिर आगे देखिए, साम्राज्य की राजधानी बनाई। कालाशोक की मृत्यु के बाद नंदीवर्धन बोला जाता है या महानंदी भी बोला जाता है, शासक बनते हैं। शिशुनाग का अंतिम राजा भी रहते हैं। आगे देखिए, यहाँ शिशुनाग के शिशुनंद जो रहता है उसका अंतिम राजा रहते हैं, जिसका कौन हत्या करते हैं, महापद्मानंद हत्या करते हैं। आगे आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए अब नया वंश आ गया, कौन सा है, ध्यान रखिएगा, ये तीसरा वंश है। आपको बताएं तीनों के बारे में ध्यान देना है, ये तीसरा है। पहला हम लोग देखे हरियंक वंश, दूसरा देखे शिशुनाग वंश, और तीसरा आप लोग देख रहे हैं नंद वंश। तो चलिए नंद वंश के बारे में देखते हैं। मगध में तीसरा महत्वपूर्ण वंश नंद वंश था। इस वंश
कुल 9 राजा लोग थे या 9 शासक लोग थे, लेकिन सबको पढ़ना नहीं है, सिर्फ मेन 2 रहते हैं जो स्थापना करते हैं, महापद्मानंद और उसका बेटा जो अंतिम राजा रहते हैं घनानंद। उसके बारे में हम लोग को देखना है, एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से पूछता है। ज़्यादा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, जो काम का है उसी को पढ़ना है, टाइम बर्बाद करिए पूरा पढ़ते रहिए, कोई फायदा नहीं है। जो एग्जाम में बार बार पूछता है बस हम लोग उसी को देखेंगे। चलिए आगे बढ़िए। सब भाई थे, नंद वंश के 2 प्रमुख शासक हैं, उसी के बारे में हम लोग को देखना है जो कि एग्जाम में आता है। चलिए शुरुआत कौन है, महापद्मानंद। जो महापद्मानंद रहते हैं नंद वंश का संस्थापक यही रहते हैं। तो चलिए देखते हैं, पुराणों में महापद्मानंद को दूसरे परशुराम का अवतार कहकर संबोधित किया गया है। कहाँ किया गया है उसको ध्यान रखिएगा, पुराणों में बोला गया है। परशुराम कौन था जानते हैं, वो ब्राह्मण थे और क्षत्रियों का नाश किए थे, इसीलिए इसको भी बोला जाता है। ये भी क्षत्रियो लोग को, राजा लोग को पूरा नाश किए थे, इसलिए अपने आप को परशुराम का अवतार बोले थे और इसको बोला जाता था। आगे देखिए, यही नंद वंश का संस्थापक भी था। महापद्मानंद के बाद कई शासकों के शासन किया, लेकिन उनका शासनकाल दिलचस्प नहीं था, मतलब कोई ज़्यादा नहीं था, 1-2 साल के लिए बीच बीच में रहता था, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है, आपसे कभी क्वेश्चन पूछता नहीं है। तो उसका जो अगला उत्तराधिकारी बोलिए या उसका वंशज बोलिए, आ गया है कौन, घनानंद। देखिए घनानंद आ गया है। घनानंद महापद्मानंद का पुत्र था और नंद वंश का अंतिम शासक भी था। घनानंद एक अत्याचारी राजा था, यानी जनता को खूब परेशान करता था, टैक्स उक्स पूरा बढ़ा देता था, लोग इसे खूब परेशान रहते थे, जिससे तत्कालीन जनता असंतुष्ट थे यानी परेशान रहते थे। अपने दरबार में तहसीला के आचार्य कौन रहते हैं, चाणक्य का अपमान किया जाता है। आप लोग को पता है जब घनानंद का शासनकाल चलता है, मगध का सबसे शक्तिशाली राजा रहते हैं, उस टाइम सिकंदर भारत में आक्रमण करने के लिए आते हैं। उस टाइम जो तहसीला अभी वर्तमान में देखिएगा पाकिस्तान में है, वहाँ का जो आचार्य थे चाणक्य, वो घनानंद के दरबार में आए थे और बता रहे थे कि देखिए विदेशी दुश्मन हम लोग का देश पहुँच चुके हैं, आप रोकिए उसको। तो घनानंद उसको पूरा बदनाथी अपमान करते हैं, पूरा उसको बेइज्जती कर देते हैं और उसको भगा देते हैं अपना दरबार से। चलिए आगे बढ़िए, आप देखिए मगध का पतन कैसे हुआ उसके बारे में थोड़ा सा देखिए। भारत के प्राचीन मगध साम्राज्य का अंतिम शासक नंद वंश का घनानंद था। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा अवदस में तो हरा दिया कर मौर्य वंश की स्थापना। देखिए अब यहाँ से एक नया वंश आ जा रहा है, कौन सा आ रहा है, मौर्य वंश। कौन स्थापना करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। किसके सहायता से, चाणक्य की सहायता से। चाणक्य बोलिए, विष्णुगुप्त बोलिए, कौटिल्य बोलिए, उन्हीं का नाम है, जिसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से मगध का साम्राज्य खत्म हो गया। 3 वंश आप लोग देख लिए कौन कौन, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, तीनों समाप्त हो गया। उसके बाद नया वंश आ गया, कौन सा, मौर्य वंश। तो चलिए मौर्य वंश के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आपको दिखाया गया होगा मैप के माध्यम से, आप लोग देख पा रहे हैं, जो ये रेड कलर में दिख रहा है, इतना बड़ा क्षेत्र में वो फैला हुआ था, इसका पूरा अपना वर्चस्व था, यहाँ तक इसका साम्राज्य पूरा विस्तृत था। किसका, मौर्य वंश का, चंद्रगुप्त मौर्य का। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख दीजिए, ये स्पेशल ये मगध जो राजधानी थी उसका सीन आपको दिखाया गया है। भारतवर्ष में देखिए ये वाला जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा जितना यहाँ रहा है, ये वाला आसमानी कलर में वो मगध है, तो उसका राजधानी वहीं पर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मौर्य वंश का परिचय थोड़ा सा देख लीजिए, ज़्यादा मत देखिए, हल्का देखिए। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने एक सेना खड़ी की, यानी उस टाइम मगध का जो राजा था कौन, घनानंद, उसका सेना बहुत बड़ा था और छोटे छोटे राज इधर उधर थे, लेकिन उन लोग के पास बहुत कम सेना लोग रहते थे और सभी कोई डरते थे मगध से। तो इसीलिए चंद्रगुप्त जो थे वो छोटे छोटे राज को मिला के एक बहुत विशाल सेना का निर्माण करते। किसकी सहायता से, अपना गुरु चाणक्य की सहायता से। और चाणक्य द्वारा एक बुक लिखा गया है, वो हमेशा एग्जाम में पूछता है, उसका नाम है अर्थशास्त्र। ये स्पेशल अर्थशास्त्र जो इकोनॉमिक्स वाला नहीं है, ये राजनीतिक के संबंध में लिखा गया है। अभी वर्तमान में जो हम लोग पढ़ते हैं कॉमर्स के अंतर्गत अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स बोलते हैं, वो वाला स्पेशल अर्थशास्त्र के बारे में रहता है, पैसा कौड़ी लेन देन इसके बारे में। लेकिन ये वाला जो चाणक्य लिखे थे वो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स नहीं था, उसमें सारा चीज था, लेकिन स्पेशल आप देखिएगा तो आपको राजनीतिक के बारे में आपको वहाँ देखने के लिए मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंद साम्राज्य को उखाड़ फेंका, यानी नंद घनानंद को हराए थे आप लोग देखे। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने सिकंदर महान द्वारा छोड़े गए छत्रपों, कहने का अर्थ है कि सिकंदर महान भारत छोड़कर चल जाते हैं, कहाँ, वापस अपने देश जाते हैं। तो जाते हुए आधा रास्ता में बेबीलोन स्थान नाम रहता है, वहाँ मृत्यु हो जाता है। तो उसका जो सेना नायक रहता है, क्या नाम रहता है, सेल्यूकस निकेटर उसका सेना नायक नाम रहता है।
तो यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, तो वो फिर से वापस भारत आ जाते हैं, तो उसी का छत्र छाया बोला जा रहा है, यहाँ पे से विजय प्राप्त किया, इसको हराते हैं, मध्य पश्चिम भारत में अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं। 317 ईसा पूर्व तक साम्राज्य ने उत्तर पश्चिम में पूरी तरह से कब्जा कर लिया, यानी अब चंद्रगुप्त मौर्य का कब्जा बढ़ते गया। और सेल्यूकस निकेटर नाम रहता है, एक डायोडोकस और सेल्यूडिस साम्राज्य के स्थापक को हराया, मतलब ये लोग को जो हरा देता है और फिर ये सिंधु नदी आसपास का क्षेत्र का सबको जीत लेते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, सिंपल परिचय था, यहाँ से देखिए मेन है, आपको यहाँ से ध्यान देना है, एग्जाम में आपको यहाँ से आएगा। किसका शासनकाल हम लोग देख रहे हैं, अब आ गया है चंद्रगुप्त का। चंद्रगुप्त महाराज मगध में अब राजा बन चुके हैं। जिस समय चंद्रगुप्त राजा बना था, भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत खराब थी, यानी भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत, क्यों, क्योंकि अब देखिए घानानंद पूरा जनता को परेशान किया हुआ था, टैक्स बढ़ाया हुआ था, शासन व्यवस्था पूरा सही से नहीं चल पा रहा था, पूरा उथल पुथल था। तब चंद्रगुप्त मौर्य उस टाइम राजा बनते हैं। उसने सबसे पहले एक सेना तैयार किया, यानी सेना बनाया, क्योंकि सेना रहेगा तो ही ना आप कंट्रोल कर पाइएगा राज्य में। किसी भी देश का सेना रहता है तो ही ये देश देश शक्तिशाली कहलाता है। आगे देखिए, सिकंदर के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ किया। 317 ईसा पूर्व तक उसने संपूर्ण सिंध प्रांत, सिंध और पंजाब, सिंध कहाँ है, वर्तमान में पाकिस्तान में है, पंजाब भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है, दो हिस्सा हो गया है, प्रदेश में अधिकार कर लिया। अब चंद्रगुप्त मौर्य सिंध तथा पंजाब का एक लौता शासक बन गया। देखिए ये जो स्थान था इसको जीत लिया। कौन कौन स्थान ध्यान रखिएगा, सिंध जो स्थान है और पंजाब स्थान है, उसको उस टाइम दोनों भारत पाकिस्तान तो एक ही में न था, अभी अलग हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका एक लौता बोलने का मतलब है कि जीत लिया, इसके कंट्रोल में आ गया, किसका, चंद्रगुप्त मौर्य कंट्रोल में आ गया है। चंद्रगुप्त तथा चाणक्य ने घनानंद को मारकर मगध का अधिकार कर लिया, और आप लोग देख चुके हैं, उसको खत्म कर दिया जाता है और अपने राजा बन जाते हैं। अब चलिए इसका बेटा के बारे में देखते हैं, सम्राट बिंदुसार। इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा देखना है। चलिए देखिए यहाँ पे, चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र, क्या नाम है, बिंदुसार, ध्यान रखिएगा, गद्दी पर बैठता है। उसके बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। दक्षिण की ओर साम्राज्य का विस्तार का श्रेय इसी को जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि दक्षिण के क्षेत्र में जो साम्राज्य विस्तार किए थे वो बिंदुसार ही थे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछता है, बस खाली जानिए कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार। और सबसे मेन है अशोक, इसके बारे में पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आता है एग्जाम में बाबू लोग। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अशोक के बारे में देखते हैं, यहाँ से एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। सम्राट अशोक मौर्य 272 से 236, कहीं कहीं पर 273 दिया हुआ रहता है, 273 से 33 आसपास भी दिया हुआ रहता है, अलग अलग राइटर लोग अलग अलग बताते हैं इसके बारे में। सम्राट अशोक भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के इतिहास के सबसे महान शासक में से एक है। अपने राजकुमार के दिनों में, यानी राजा जिस टाइम नहीं बना था उस टाइम उज्जैन और तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। कहाँ कहाँ हुआ था, उज्जैन और तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, उसको जाकर दबा दिया था, यानी उस टाइम राजकुमार था। आगे देखिए, कलिंग की लड़ाई उनके जीवन में एक निर्णायक मोड़ था। कलिंग का युद्ध आप लोग देखे होंगे, 261 ईसा पूर्व में होता है, उड़ीसा में है कलिंग, जो वहीं पे वहाँ का जो राजा खारवेल रहते हैं उसके साथ जबरदस्त टाइप लड़ाई होता है, बहुत जान माल का नुकसान होता है। उस लड़ाई के बाद में इसका जीवन परिवर्तन हो जाता है, युद्ध को छोड़ देते हैं, ये साबित हुए। उनका मन युद्ध में हुए नरसंहार मतलब पूरा जान माल का हान, पूरा खून खराबा हुआ था, उसको देख के ये आज के बाद कभी नहीं लड़ेंगे बोल के छोड़ देता हथियार। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। कौन सा धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म, ध्यान रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बार बार देखने के लिए मिलता है, अपना लिया। तथा उसके प्रचार के लिए बहुत कार्य किया। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में गुप्त की दीक्षा दी, मतलब बौद्ध धर्म में वो अपना बौद्ध धर्म का दीक्षा लेता है। और उन्होंने उपाधि क्या क्या लिया, देख लीजिए यहाँ पे, देव प्रिय है और प्रियदर्शी जैसा उपाधि धारण किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से इसका भी समाप्त हो गया है। अब आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देख लीजिए, आखिर जब मौर्य साम्राज्य इतना अच्छा था, इतना समृद्ध था, तो कैसे इसका नुकसान हुआ, कैसे इसका पतन हुआ, तो उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देख लीजिए मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण दो चार कारण दिया गया है, उसी को हम लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहला कौन सा कारण है, एक नंबर में अयोग्य एवं निर्मल उत्तराधिकारी। सेकंड में देखिए प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण, मतलब
प्रशासन अब सिर्फ मगध में रह गया, पूरा सब तरफ ध्यान दे नहीं पा रहा है। थर्ड में देखिए राष्ट्रीय चेतना का अभाव, यानी पूरा देश के जनता को एक साथ जोड़ने में अभाव हो गया। जब तक ये लोग था पूरा सबको एक साथ जोड़ के रखते थे। जैसे वर्तमान में आप लोग देखते हैं मोदी सरकार पूरा जनता को देखते हैं एक करके रखते हैं, भाषण मार के या कुछ भी अपने बता के सबको इकट्ठा करके रखे हैं पूरा भारत को। आगे देखिए 4 में आर्थिक एवं सांस्कृतिक असमानताएं, यानी विविध भारत भारत को हम लोग विविधता का देश बोलते हैं। अभी वर्तमान में भी देखिए साउथ तरफ चल जाइए, उत्तर भारत जाइए, नॉर्थ भारत जाइए, जम्मू कश्मीर जाइए, सब तरफ अलग अलग संस्कृति खान पान है, उसका भी कारण उसको एकजुट नहीं कर पाए। 5 में देखिए प्रांतीय शासक के अत्याचार, जो स्थानीय राजा लोग रहते थे उसका अत्याचार होने लगा, उसको सही से नहीं ध्यान दिया जाने लगा। आगे देखिए 6 में है करों की अधिकता, टैक्स भी बढ़ा दिया गया। अशोक की धम्म नीति, धम्म नीति क्या था कि युद्ध को छोड़ दिया जिससे कि इसका सैनिक कमजोर हो गए और धर्म के रास्ते में चल गए, जिससे कारण इसको नुकसान हो गया। और डी में अपने डी बोलते हैं सॉरी 8 में देखिए अमात्यों के अत्याचार, यानी राजा का जो मेन रहते थे अमात्य यानी सेना नायक, वो लोग अत्याचार करने लगे, तो यहाँ से इसका पतन का कारण समाप्त हो गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं स्पेशल। यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा एक पॉइंट आगे। अशोक के शासनकाल में लगभग 50 वर्षों के बाद इसमें गिरावट आई, यानी जब तक अशोक था तब तक कोई दिक्कत नहीं था, मगध में कोई हिलाने वाला नहीं था, मौर्य साम्राज्य को कोई कुछ नहीं कर सकता था। और फिर देखिए मगध 50 साल बीत गया, उसके बाद में फिर इसका पतन शुरू हो गया, कोई राजा वैसा मिला नहीं। तो आगे देखिए इसी का क्या रहते हैं, पुष्यमित्र सैनिक रहते हैं, जो कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा। क्या नाम है ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछता है। क्या है, ब्रीद रौथ नाम रहते हैं, कि हत्या करके मगध में शुंग वंश की नींव के साथ 185, यानी आप लोग देख पाइएगा तो 322 ईसा पूर्व से लेके 185 तक चलता है किसका काल, मगध का, मगध में मौर्य वंश का। तो यहाँ से खत्म हो जाता है किसका, मौर्य समाप्त, और एक नया वंश कौन सा जाता है, शुंग वंश आ जाता है, जिसका संस्थापक कौन करते हैं, पुष्यमित्र, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ समाप्त होता है। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर करने से पहले हम पानी पी लेते हैं बाबू लोग। आप लोग 1 मिनट रेस्ट लीजिए, उसके बाद 15 क्वेश्चन लेंगे, आप लोग सभी का आंसर करने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए आप लोग आ गए होंगे, हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। आप लोग कमेंट कीजिएगा और आंसर इसका करने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन में आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या है, मगध साम्राज्य की अंतिम शासक वंश कौन सा, मतलब कौन से वंश था अंतिम, उसको आपको बताना है। आप लोग सभी को पढ़ के आए हैं, इसमें किसी को दिक्कत होना नहीं चाहिए। कौन था सबसे अंतिम, देखिए नंद वंश, शिशुनाग, हरियंक वंश या कुरु वंश। तो हम लोग देखे थे पहला में कौन रहते हैं गुरुजी, पहला में आप लोग देख पाए थे हरियक वंश रहते हैं, सेकंड में कौन रहते हैं शिशुनाग, और थर्ड में कौन रहते हैं नंद वंश। तो आपसे सबसे अंतिम पूछा गया है, अंतिम पूछा गया है। यहाँ पे देखिए अंतिम कौन था उसको पूछा गया है। तो आप लोग लॉक कर दीजिए, जितने कोई ये लोग किए हैं आप लोग का बिल्कुल सही है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आपसे क्या पूछा जा रहा है। थ्योरी इतना अच्छा पढ़ाए हैं तो आंसर आपसे गलती का उम्मीद हम नहीं करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे खाली हम ज़्यादातर परिभाषित नहीं करेंगे क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग खाली इसको बनाते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़िए। 2 में देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे। सेकंड क्वेश्चन में है मगध साम्राज्य का प्रथम शासक वंश कौन था, कौन सा वंश प्रथम था उसको बताना है। देखिए ए में है नंद वंश, बी में है शिशुनाग वंश, सी में हरियंक वंश और डी में कुरुवंश। तो अभी जस्ट हम लोग तुरंत देखे थे, पहला कौन रहता है सी, यानी ग वाला, जितने को हरियंक वंश मारे हैं बिल्कुल आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। थर्ड में देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। थर्ड क्वेश्चन नंबर में देख लीजिए, मगध का अंतिम राजा, मगध का अंतिम राजा कौन रहता है बताइए। अब मगध राजपुरा के बारे में बोला जा रहा है। तो मगध में आप लोग हम लोग देखे थे, ऑप्शन ए में देखिए घनानंद रहते हैं, शिशुनाग रहते हैं, यहाँ घनानंद है, शिशुनाग स्पेलिंग गलत है लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, और कलाशोक रहते हैं, बिंबिसार रहते हैं। तो यहाँ वाला जो मगध का पूछा जा रहा है तो मार दीजिए, आपको घनानंद के साथ में चंद्रगुप्त के द्वारा इसको हराया जाता है। तो ए को लॉक कर दीजिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है मगध का प्रथम राजा कौन था बताइए। मगध का प्रथम राजा कौन रहता है, ऑप्शन देख लीजिए, ए में है घनानंद है, बी में है शिशुनाग, सी में कलाशोक और डी में बिंबिसार। तो प्रथम में आ जाएगा बिंबिसार, जितने कोई आप लोग
घ लोग कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन आंसर हम लोग लेट नहीं करेंगे, इसमें जल्दी-जल्दी करेंगे क्योंकि हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे आइए, सिकंदर ने किस राज्य के शासनकाल में भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर आए थे? मतलब उस टाइम भारत में कौन राजा था, उसको आप लोग को जवाब देना है। जिस टाइम भारत में सिकंदर आक्रमण किया था, उस टाइम भारत का कौन राजा था, उसी का आप लोग को जवाब देना है। तो देखिए ऑप्शन पहला में धनानंद है, दूसरा में शिशुनाग, तीसरा में अशोक कलाशोक सॉरी, और डी में है बिम्बिसार। तो हम लोग देखे थे कि सिकंदर जिस टाइम आक्रमण करता है कितना ईस्वी में, 326 ईसा पूर्व में वो आक्रमण करते हैं। तो उस टाइम किसका शासक था? उस टाइम था नंद वंश का, और नंद वंश का अंतिम राजा कौन रहते हैं? घनानंद रहते हैं। तो आप लोग एक लोग कर दीजिए और आगे बढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन फिर आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछा जा रहा है? किस मगध राजा ने अपनी राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र चेंज किया? ध्यान रखिए, राजगिरी से कहाँ ले गया? पाटलिपुत्र ले गए हैं। ऑप्शन देखिए, ए में देखिए घनानंद है, बी में देखिए शिशुनाग है, सी में है कलाशोक है, और डी में उदयन है। तो आप लोग जानते हैं इसका आंसर बिल्कुल आपका हो जाएगा कलाशोक। तो जितने को सी लोग किए हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर सही हो जाएगा, ये चेंज कर देते हैं अपना राजधानी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़िए। 7 में देखिए आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस राजा को किस राजा को सौर छत्रिंग मतलब क्षत्रियो को नाश करने वाला किसको कहा गया था? ऑप्शन देखिए, ए में क्या है? महापद्मानंद लिखा हुआ है, स्पेलिंग यहाँ गलत हो गया है, देख लीजिए महापद्मानंद। सेकेंड में शिशुनाग है, कलाशोक है, या अजातशत्रु है। तो हम लोग शुरू से ही पढ़ते आए हैं, महापद्मानंद रहते हैं जो कि क्षत्रियो को नाश करते हैं, इसलिए उसको दूसरा परशुराम का उपाधि भी दिया गया है। तो ये लोग कर दीजिए महापद्मानंद। हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ कुछ गलत है लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, महापद्मानंद को बोला जाता है, यहाँ पे महापद्मानंद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुका है 8। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगीत किस मगध राजा के अधीन हुआ था? जिस टाइम प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था उस टाइम राजा कौन था? देखिए महापद्मानंद था, शिशुनाग था, कलाशोक था, या अजातशत्रु था। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि कब कब हुआ था। सबसे पहले देखिए पहला वाला जो हुआ था बौद्ध संगीत कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व, यानी गौतम बुद्ध का मृत्यु होता है उस टाइम होता है। उस टाइम राजा कौन रहते हैं? राजा रहते हैं अजातशत्रु। कहाँ होता है? गिरिब्रज में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दीजिएगा। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? आपसे पूछा जा रहा है जो चाणक्य है इसका दूसरा नाम आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, ए में क्या बोल रहा है? भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर, या विशाखादत्त। तो ए के साथ में जाइएगा तो गलत हो जाएगा, आपको बी के साथ में जाना पड़ेगा। आप लोग ध्यान दीजिए, कौन क्या क्या नाम रहता है? चाणक्य नाम रहता है, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, तीनों नाम याद रख लीजिएगा। अर्थशास्त्र ये लिखे थे, जो बुक लिखे थे अर्थशास्त्र लिखे थे, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे जा बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आ गया है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? बताइए, क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है आपका, अपने जीवन के अंतिम दिन में कौन सा धर्म? जैन धर्म को अपना लेते हैं। बताइए कौन राजा रहते हैं जो कि जैन धर्म को अपना लेते हैं? ऑप्शन ए देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, बी देखिए अशोक, सी देखिए समुद्रगुप्त, और डी देखिए बिंदुसार। तो जितने कोई चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जा रहे हैं, ए को जितने कोई लोग कर रहे हैं आप लोग का बिल्कुल सही हो गया है। क्यों? क्योंकि यही स्थापना करते हैं और अपना राजपाट किसको दे देते हैं? अपना बेटा बिंदुसार के दे देते हैं, और फिर अपने चल जाते हैं कर्नाटक। और किसके साथ लेते हैं? जैन गुरु रहते हैं, उसका नाम रहता है भद्रबाहु, उससे दीक्षा लेते हैं और अपना प्राण त्याग देते हैं। समाधि मतलब अस्थि मतलब क्या बोलिएगा उसको? समाधि मतलब सन्यासी लोग कैसा करते हैं? बैठ के अपना प्राण त्याग देते हैं। बताइए, समझ सकते हैं पहले का कितना योगी थे ये। तो जितने कोई ये लोग किए हैं बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गया है 11। निम्नलिखित में से मौर्य वंश का शासक नहीं है। अब आपको यहाँ बताना है कौन सा राजा है जो मौर्य वंश से नहीं है। पहला देखिए अजातशत्रु, दूसरा देखिए चंद्रगुप्त, तीसरा देखिए अशोक, और डी में देखिए बिंदुसार। तो बताइए किसको हो जाएगा? तो यहाँ पर जितने कोई ए लोग कर रहे हैं आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा अजातशत्रु। क्यों? क्योंकि ये हर्यक वंश से रहते हैं। अजातशत्रु हर्यक वंश से। चंद्रगुप्त जो कि मौर्य साम्राज्य का स्थापक रहते हैं, संस्थापक करने वाला, इसका बेटा बिंदुसार और उसका बेटा अशोक रहते हैं। तो चलिए एक लॉक कर दीजिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया है स्क्रीन में।
देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना? अशोक का बेटा का नाम आप लोग को बताना है। ऑप्शन देखिए, कुणाल, बिंदुसार, राहुल या इनमें से कोई नहीं। तो अशोक का जो उत्तराधिकारी रहता है उसका नाम कुणाल रहता है। तो आप लोग इसको ए को लॉक कर दीजिए और आगे बढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 बीच में आ गया है। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? जो बुक है इसका आप लोग को नाम बताना है। बताइए, ये जो मुद्रा राक्षस है ये बुक कौन लिखे हैं उसको जवाब देना है। ए है अश्म घोष, बी है विशाखा दत्त, सी है कालिदास और डी में है भास। तो इसका आंसर आप लोग कर दीजिए। जितने कोई जा रहे हैं बी के साथ, विशाखा दत्त के साथ, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं। ये टेस्ट टाइप से हो रहा है क्योंकि थ्योरी पढ़ा चुके हैं इसलिए इसमें डिटेल नहीं बता रहे हैं, टाइम आप लोग को बर्बाद होगा। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है उसका जवाब देना है। अर्थशास्त्र को कौन लिखे थे उसका आप लोग का जवाब देना है। ऑप्शन देखिए, पहला में है अशोक, दूसरा में है चंद्रगुप्त, तीसरा में है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किसके समकालीन था, और सी में है समुद्रगुप्त। जो राजा का नाम दिया गया है किसके शासनकाल में ये बुक लिखा गया था उसको आप लोग को बताना है। तो जितने को आप लोग लिख पा रहे होंगे, बी जितने के लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो उन्हीं का प्रधानमंत्री रहते हैं कौन? कौटल्य, विष्णुगुप्त, आचार्य, चाणक्य बोलिएगा, उन्हीं के द्वारा ये बुक लिखा गया था। तो समकालीन बोल रहा है मतलब उसका समय का ये राजा था और इन्हीं के प्रधानमंत्री थे। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 15 कहाँ गया है आप लोग को स्क्रीन में। क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? जो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे, जो राजदूत बोलिए या जो लेखक बोलिए, कौन सा बुक लिखे हैं उसको बताना है। अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या इंडिका। तो आप सभी इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। एक क्वेश्चन को हम छोड़ दे रहे हैं, आप लोग को होमवर्क रहेगा ताकि आप लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं पता चलेगा। ये होमवर्क क्वेश्चन है, सभी कोई इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो हमको लगेगा कि इसी प्रकार से हम क्वेश्चन आप लोग को लाएंगे। कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि क्या क्या टॉपिक में क्वेश्चन लाए जो एग्जाम में बनता है, हम लाते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सभी को जोहार, सभी को जय हिंद, थैंक यू।